आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 1 पुष्प पादपों में लैंगिक जनन का एक पहला टॉपिक जो कि है पुष्प की संरचना के बारे में। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं आप जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर लीजिए और उन्हें बता दीजिए कि 2024 यानी 2024 और 25 के जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनकी आपकी नई क्लासेस स्टार्ट हो गई है और ये जो क्लासेस चलेंगी ये आपकी शाम 7 बजे चलेंगी। तो 7 बजे आपने अपने नए बैच 12th के लिए तैयार हो जाना है। तो जितने बच्चे आ गए उससे पहले सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जितने भी आ गए हैं सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ लिंक को शेयर जरूर करेंगे हर एक बच्चा, क्योंकि अपने भले के साथ साथ सबका भला हमें करके ना है ना। तो शुरू से अगर बच्चे जुड़े रहेंगे तो लास्ट तक सबके सब बहुत अच्छे से बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, उनको सारे कॉन्सेप्ट उसके अंतर्गत आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा जो चैप्टर है वो है आपका पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। आपका पहला चैप्टर है ये। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मैंने कल आपको एक बेसिक सी वीडियो से आपको एक बेसिक सी क्लास से स्टार्ट करवाया था कि लैंगिक जनन की प्रवस्थाएं आपने पढ़ी थी, कितनी प्रवस्थाओं से होकर के लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो अब हम देखेंगे, पहले हम इस चैप्टर में पादपों में देखेंगे कि लैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है, एक पादप कैसे अपनी संतति क्या उसकी फल है तो उसका निर्माण उसमें कैसे होता है, ये पूरा का पूरा हमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ना है। तो क्या आप सभी के सभी तैयार हैं अपनी इस नई क्लास के लिए और एक नए चैप्टर के लिए? फटाफट से कमेंट कर लीजिए और फटाफट से लिंक को शेयर कर लीजिए। जितने बच्चे हमारे साथ नए हैं उन सभी का स्वागत है हमारे साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, उनका स्वागत है। और जो पुराने बच्चे हैं वो सारे भी बच्चे जुड़े हुए हैं तो उन सबका भी स्वागत है। ठीक है, और एक बार यही ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपके जो भी कमेंट्स है वो मुझ तक पहुंच सके। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम में आ जाते हैं। ये है आपका पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, है ना। चैप्टर का नाम आप सभी को पता है, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। क्लियर बात है। अब आप सभी को इतनी बात क्लियर रहनी चाहिए, ये जो पुष्प पादप है इसका मतलब क्या होता है। जितने भी आपके आवर्तबीजी पादप होते हैं, आवर्तबीजी पादप मतलब कि क्या होंगे, जिनमें क्या होता है जो भी आपका यहाँ पर बीज होगा वो किसी क्या होते हैं, आवरण से ढके हुए रहते हैं। आवर्तबीजी का मतलब ये होता है। और मैंने लैंगिक जनन का मतलब आपको कल की क्लास में बताया था। ये क्या होती है, जनन की वो प्रक्रिया होती है, जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होगी, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, यहाँ पर दो जीव भाग लेते हैं और वो जो दो जीव होंगे वो क्या होती हैं, नर व मादा होंगे। ये दोनों क्या होते हैं, इस प्रक्रिया में भाग लेंगे और यही क्या करते हैं, एक नई संतति का निर्माण करते, एक नई संतति का निर्माण में अपना योगदान निभाते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ पर पुष्प पादपों में कैसे संतति का निर्माण होता है। तो पुष्प पादपों में आपने देखा है बीज भी बनता है, फल भी बनता है ना। तो यही क्या है, उनकी संतति है। तो ये जो संतति के निर्माण की क्रिया होगी ये यहाँ पर दो जीव के द्वारा, दो जनक के द्वारा होती है। इसमें नर भाग भी उपस्थित होता है और मादा भाग भी होता है। ये नर भाग अपने युग्मक का निर्माण करेगा। युग्मक वो कोशिका होती है। एक और बात ध्यान रखना है, जब जब हम जिस भी चैप्टर में युग्मक की बात करेंगे, गैमेट की बात करेंगे, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, एक नर का युग्मक होता है और क्या होते हैं, मादा युग्मक की बात करते हैं। तो युग्मक वो संरचना होती है जिसके पास ये क्षमता होती है कि वो एक नई संतति का निर्माण कर सकती है। ठीक है, ये युग्मक क्या होंगे, वो यहाँ पर युग्मक ये वो कोशिका होती है जिसके पास क्षमता है कि ये एक नई संतति का निर्माण कर सकते हैं। और लैंगिक जनन में इन्हीं युग्मकों के आपस में संलयन से एक क्या होगा, नई संतति का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन यानी कि हमने देखना है कि पुष्प में कैसे यहाँ पर दो जननांग मिलकर के, इन दो जननांगों में युग्मकों का निर्माण होगा, उन युग्मकों में आपस में संलयन होगा और फिर संलयन के पश्चात यहाँ पर एक नई संतति का निर्माण होता है। तो मुझे लगता है कि आपको चैप्टर का नाम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम जब भी बात करते, जैसे हम जीवों की बात करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये नर है, ये मादा है।
लेकिन पुष्प पादपों में हम कैसे पता करेंगे कि कोई संरचना नर है या मादा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले पुष्प का डायग्राम आना चाहिए कि आखिर पुष्प के डायग्राम में हम कैसे पता करें कि उसमें नर संरचना कौन सी है और मादा संरचना कौन सी है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो उसके बाद आप लैंगिक जनन की जितनी भी प्रवस्थाएं होती हैं, आपने क्या क्या पढ़ी है? लैंगिक जनन की पूर्व प्रवस्था। पूर्व प्रवस्था में उन लैंगिक अंग जो नर और मादा होंगे उनमें युग्मक का निर्माण होगा, फिर कैसे स्थानांतरण होगा, कैसे उसमें संलयन होगा, कैसे आगे चल करके उससे एक नई संतति का निर्माण होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट हमें तब समझ में आएगा जब हम पुष्प की संरचना में नर और मादा को पहचान सके। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने से भी पहले हमें पुष्प की संरचना पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो क्या आप सबके सब तैयार हैं पुष्प की संरचना पढ़ने के लिए? तो स्टार्ट करते हैं पुष्प की संरचना। अब आप अपने दिमाग में कोई सा भी पुष्प की संरचना को सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, और सबसे अच्छा आपका इमेजिन कौन सा होगा? गुड़हल के पुष्प का। हर एक बच्चा यहाँ पर क्लास में उपस्थित है जिसने गुड़हल का पुष्प देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं आपके लिए ये गुड़हल का पुष्प भी लेकर के आई हूँ। आप देख रहे हो इसमें आपको ये गुड़हल में कुछ इस तरीके से पूरी संरचना दिखती है। तो हम गुड़हल के पुष्प में देखेंगे कि किस तरीके से नर और मादा की संरचना होती है, और फिर जब आप इसमें सीख गए तो आप बाकी सारे पुष्पों में नर और मादा संरचना को पहचान सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पुष्प की संरचना की। सबसे पहले जब भी हम पुष्प की संरचना की बात करेंगे, इसके कुछ मुख्य अंग होते हैं। कुछ मुख्य अंग का मतलब इसके हम अंगों को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, और इसका भी रीजन है। ठीक है, यहाँ पर होते कुछ, एक होते हैं सहायक अंग, ठीक है, सहायक अंग होते हैं, क्लियर बात है, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इसमें लैंगिक अंग, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन जिसे हम कहेंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके लैंगिक अंग की हम जब बात करेंगे, क्लियर बात है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो पुष्प की संरचना होगी इसमें हमने इसकी संरचना को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, एक होते हैं सहायक अंग का समूह और दूसरा होगा लैंगिक अंग का। जब भी हम सहायक अंग की बात करेंगे तो ये सहायक अंग कभी भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, लेकिन ये एक तरीके से सहायता जरूर करेंगे लैंगिक जनन की, जो कि आपको आगे चल करके पता चल जाएगा। ठीक है, तो सहायक अंग में इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एक आ जाते हैं बाह्य दल इसमें, ठीक है, बाह्य दल आ जाते हैं, और दूसरा इसमें आ जाता है दल। इतनी बात आप सभी ने ध्यान रखना है, क्लियर बात है। और जो लैंगिक अंग होंगे इसमें आप देखोगे इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएगी इस पुष्प की नर संरचना आएगी, और इसका नाम अभी आपको पता चलने वाला है, और इसमें कौन आ जाएगी? न यहाँ पर पुष्प की मादा संरचना आएगी। ठीक है, किसकी आएगी? यहाँ पर पुष्प की आपकी क्या आ जाएगी? नर और मादा संरचनाएं आ जाएंगी लैंगिक जनन की। क्यों लैंगिक जनन की बात करिए? क्योंकि ये जो संरचनाएं होंगी ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेती है, इसलिए हमने क्या कहा? ये क्या है? लैंगिक अंग है। क्लियर बात है। और ये क्या करेंगे? केवल एक तरीके से सहायता करेंगे इस लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए। क्लियर बात है। तो आप देख सकते हो एक पुष्प की संरचना में आपने देखा ये चार अंगों से, मुख्य चार अंगों से मिलकर के बनी होती है। बाह्य दल, दल, नर अंग और क्या है? मादा संरचना। इनके बारे में अभी हम बताएंगे। ठीक है, अब इनको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। कैसे हमारा डायग्राम यहाँ पर होगा? तो जब भी हम पुष्प की संरचना को बनाएंगे तो हमारे दिमाग में हमने गुड़हल की संरचना को याद कर लिया। गुड़हल की संरचना में आप क्या देखते हो? सबसे पहले आप क्या देखोगे? पुष्प में क्या होती है? एक वृंत होता है ना? तो ये क्या होता है? ये जो होगा इसको हम कहते हैं पुष्प अक्ष। ठीक है, ये हम उसके बाह्य अंगों की बात करें, यानी कि अन्य जो संरचनाएं होंगी उसकी बात करें। ठीक है, बाह्य ये क्या है? पुष्प अक्ष है। उसके अलावा यहाँ पर एक संरचना होती है, इस संरचना को हम क्या कहेंगे? ये होता है इसका पुष्पासन भाग। पुष्पासन भाग नाम से देख रहे हो आप, पुष्पासन भाग। पुष्पासन का मतलब क्या है? पुष्प का आसन, यानी कि जो भी हमने वो चार अंगों के बारे में पढ़ा है वो किसमें है? आपके इस पुष्प के इस पुष्पासन में उपस्थित होते हैं। क्लियर? बताओ। ठीक है, ठीक है,
वेरी गुड वेरी गुड। जो अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि मेरी इतनी इतनी तैयारी हो गई है। अच्छी बात है। आप अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वन शॉट वीडियो को देख करके जितने भी बच्चे अभी अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो वहां पर भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बस अब मैसेज मत करो, हो गया, आ जाओ। चलिए अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, पुष्पासन की बात करें, पुष्प के आसन, है ना, पुष्पासन की बात करें तो यहाँ पर जो हमने वो 4 अंग पढ़े हैं वो इसके ऊपर ही उपस्थित होते हैं। क्लियर बात है। अब पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो अंग आ जाता है वो आ जाता है बाह्य दल। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये संरचना जो होती है वो किसकी होगी, इसमें बाह्य दल की संरचना होगी। क्लियर, तो हम यहाँ पर नाम देते थे, इसको क्या कहेंगे, हम बाह्य दल कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। जब हम क्या बात कर रहे हैं, जब हम एक की बात करते हैं तब तो हम इसको बाह्य दल कहेंगे। किसी पुष्प में अगर केवल एक संरचना हम देख रहे हैं बाह्य दल की, तो ये केवल क्या है, एक अवस्था में है, तो इसको हमने बाह्य दल यानी कि सेपल कहा। ठीक है, अगर ये 2 या 2 से अधिक संख्या में उपस्थित होंगे तो ये एक पुंज का निर्माण कर रहे, समूह का निर्माण कर रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे, कैलेक्स कहते हैं। ठीक है, कैलेक्स कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो पहला जो अंग आ गया है वो आपका क्या आ गया है, इसमें बाह्य दल आ गया है। क्लियर बात है। इसके बाद दूसरा जो सहायक अंग होता है वो होता है जो कि उसकी सुंदर सुंदर पंखुड़ी होती है ना, पंखुड़ियां, यानी कि जिसे हम कहते हैं दल। ये दल अभी आप देखोगे सहायक अंग के रूप में कैसे काम करेगा, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग पुष्पों में आप देखोगे जो दल होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जब भी हम दल की संरचना बनाते हैं तो किसी पुष्प में जो दल होंगे वो आपके क्या होंगे, अलग अलग रंगों के होते हैं। तो ये हमने क्या बनाया यहाँ पर, ये आती है आपकी संरचना किसकी, दल की संरचना आती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, आपकी दल की संरचना हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमने कहा ये आ जाती है आपकी दल की बात हमने करी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा दल अगर एक संख्या में है तब तो हम इसको दल कहते हैं। दल का मतलब हमने कहा इसको ये होता है पैटर्न। ठीक है, लेकिन अगर किसी पुष्प में बहुत सारे दल उपस्थित होंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, दल का समूह है, यानी कि दल पुंज है। तो दल पुंज को हम किस नाम से जानेंगे, यहाँ पर दल पुंज कहेंगे। क्लियर बात है, दल पुंज यानी कि कोरोला नाम से जानते हैं। तो क्या आपको ये दोनों के दोनों सहायक अंग पता चल गए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं लैंगिक अंग के बारे में। तो लैंगिक अंग होती है नर संरचना, मादा संरचना। नर संरचना की जब हम बात करेंगे तो आपने देखा है कि गुड़हल के पुष्प में एक तंतु रूपी संरचना कुछ निकली हुई होती है ना, कुछ अगर देखें तो कुछ इस तरीके से आपकी ये तंतुनुमय संरचना निकली होती है जो कि आगे से कुछ इस तरीके की रहती है ना, आपने देखा होगा ये तंतु रूपी संरचना निकली होगी इस तरीके से, ये आगे से रहती है। नहीं पता है तो आपने पुष्प में देखा है कि एक संरचना होती है जिसमें पाउडर आपके हाथ में लग जाता है, अगर आप उसकी ऊपरी संरचना को पकड़ो तो वो जो पाउडर वाली, जो पाउडर छोड़ने वाली संरचना है, वो जो संरचना होती है वो इसकी कौन सी संरचना होगी, नर संरचना होती है। क्लियर बात है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, जब मैं एक की बात करूंगी, जब मैंने केवल अगर कहा किसी पुष्प में केवल एक ही नर संरचना है तो हम उसको क्या कहेंगे, पुंकेश्वर कहते हैं। क्या कहेंगे, पुंकेश्वर कहते हैं, यानी कि स्टेमन कहते हैं। क्लियर बात है, क्लियर। लेकिन अगर किसी पुष्प में ये जो तंतु रूपी संरचना है ये 2 या 2 से बहुत अधिक होती है, समूह में होती है, तो हम इनको कहते हैं पुमंग। क्या बोलेंगे हम इनको, पुमंग बोलते हैं। क्लियर बात है, पुमंग यानी कि एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर बात हो गई है। तो ये इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो क्या होते हैं, पुंकेश्वरों का समूह होता है उसे हम क्या कहेंगे, पुमंग कहते हैं। कई बार यहाँ पर पूछा जाता है पुमंग किसे कहते हैं, तो पुंकेश्वरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। पुंकेश्वर क्या है, पुष्प की वो नर जननांग संरचना है जिसमें नर युग्मक का निर्माण होगा। तो आपको पता चल गई है कि वो जो तंतु रूपी संरचना है, वो जो पाउडर फॉर्म वाली संरचना है, आखिर वो किसकी है, हमारे पुष्प में नर संरचना होगी। आप किसी भी पुष्प में देखोगे वो जो संरचना होगी तंतु रूपी, वो उसका क्या है, नर संरचना है। क्लियर बात हो गई है। उसके बाद इसकी फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल की संरचना सबसे अंदर उपस्थित होती है, मध्य भाग में उपस्थित होगी कुछ इस तरीके से।
ठीक है। ये जो संरचना होती है पुष्प की कुछ इस तरीके से आंतरिक भाग में ये संरचना होती है पुष्प की मादा संरचना, हम कह सकते हैं मादा जननांग संरचना होगी, ठीक है। और इस संरचना को अगर किसी पुष्प में केवल एक ही मादा संरचना है तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर कहेंगे, स्त्री केसर यानी कि कार्पल या हम इसको पिस्टल कहते हैं। क्लियर बात है। और अगर किसी पुष्प में यहाँ पर दो या दो से अधिक आपको स्त्री केसर की संरचना दिखाई देगी तो हम क्या कहेंगे, इसको जायांग कहते हैं, ठीक है। ये संरचना क्या कहलाएगी, जायांग कहलाएगी यानी कि गाइनोसियम कहेंगे। बताओ क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई है? आपके ये चारों के चारों भाग मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गए होंगे। लैंगिक जनन की प्रवस्था, लैंगिक जनन की क्रिया में जो भाग लेने वाले भाग है वो आपके लैंगिक अंग कौन कौन से हैं? एक ये मादा जननांग संरचना और कौन सी होगी, नर जननांग संरचना। एक और चीज ध्यान रखोगे, जायांग कभी पूछा जाएगा तो स्त्री केसरों के समूह को हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है आप सभी को, बताइए। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमने इनको ऐसे क्यों डिवाइड करा कि सहायक अंग और लैंगिक अंग के रूप में, है ना। तो देखिए सहायक अंग का काम क्या है, केवल सहायता करना, बाह्य तौर से केवल ये सहायता करेंगे। जैसे कि आप देखोगे ये जो बाह्य दल आप देख रहे हो ना, ये क्या कर रहा है, इस पुष्प में जो बाकी के अंग होंगे इनको एक तरीके से सहारा दे रखा है ना। हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाह्य दल होता है इसका काम है किसका, पुष्प की कलिका अवस्था को बनाए रखने का। क्लियर बात है। तो एक तरीके से बाह्य रूप से सहायता दे दी है। दूसरा हमने कहा दल की बात करी है, तो दल देखो हर पुष्प में आप दल की संरचना देखोगे तो दल अलग अलग रंग के होते हैं, है ना, आकर्षित होते हैं, बहुत ज्यादा आकर्षक होते हैं। किनको आकर्षित करना है, कीटों को आकर्षित करना है। तो आप देखोगे इनका काम है कीटों को आकर्षित करने का। और इन दलों के द्वारा आप देखोगे आगे सहायता क्या मिलेगी, जब आप परागण की क्रिया पढ़ोगे, कैसे यहाँ पर नर युग्मक मादा युग्मक के समीप आते हैं, वो पुष्पों के ये जो सुंदर सुंदर दल होते हैं इनके कारण होता है। तो इन्होंने भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, लेकिन बाह्य तौर से इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से सहायता कर दी है लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए, ठीक है। उसके बाद लैंगिक अंग हम बोल रहे हैं, लैंगिक हमने कहा पुंकेश्वर है, तो नर संरचना पुंकेश्वर होगी। इसमें आप देखोगे नर युग्मक का निर्माण होता है। जो लैंगिक जनन की पूर्व प्रवस्था का पहला आपने प्रोसेस पढ़ा था युग्मक जनन की क्रिया, तो उसमें जब हम बात करेंगे तो इस नर संरचना में ही इसमें क्या निर्माण होगा, आपके युग्मक का निर्माण होगा। ठीक उसी तरीके से मादा संरचना में भी आप देखोगे इसमें भी मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए क्योंकि इनमें युग्मक का निर्माण होगा और फिर युग्मक का आगे संलयन होगा, क्योंकि ये अंग लैंगिक जनन की प्रवस्थाओं में लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, आपके लैंगिक अंग कहलाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको एक पुष्प की संरचना बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर मेन यही है कि नर संरचना कैसी होती है और मादा संरचना कैसी होती है, क्योंकि अब हमें आगे क्या पढ़ना है, जब हम लैंगिक जनन की प्रवस्था पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए नर की संरचना कैसी है, मादा की संरचना कैसी है, क्योंकि मादा की बॉडी के अंदर संतति का निर्माण होगा, उसके लिए मादा की संरचना हमें पता होना आवश्यक है। बताओ क्लियर हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, एक छोटे छोटे टॉपिक भी आप साथ में चलते रहिए। क्या है, सबसे पहले आपको टिप्पणी पूछ लिया जाता है पुमंग के बारे में, ठीक है। पुमंग यानी कि हम ये कह सकते हैं पुमंग का मतलब होता है क्या, नर संरचना पुंकेश्वर, ठीक है। पुंकेश्वर के समूह को क्या कहेंगे, पुमंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ, ये क्या है, नर जननांग की संरचना है, जननांग की संरचना यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कॉन्सेप्ट क्लियर। और अगर जायांग की बात करते हैं तो जायांग को आपको ध्यान रखना है, जायांग का मतलब गाइनोसियम, और इसका मतलब है क्या, जो भी क्या है, किसी पुष्प में अगर एक से ज्यादा स्त्री केशर है तो स्त्री केशर के समूह की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, जायांग कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये क्या है, आपकी मादा जननांग की संरचना, मादा जननांग की संरचना। कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम क्लियर रखना है। क्लियर बात हो गई है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम एक एक करके इनकी संरचनाओं को देखते हैं। पुंकेश्वर, क्योंकि ये क्या होती है, ये संख्या एक, पुंकेश्वर और स्त्री केसर, पुष्प की नर जननांग और पुष्प की मादा जननांग की संरचना को जरा डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हमने बात करी है किसकी? पुष्प के नर जननांग संरचना की। तो जब भी हम पुष्प के नर जननांग संरचना की बात करते हैं तो ये नर जननांग संरचना कौन सी है? पुंकेसर है। समझ में आ गया? कैसी है? पुंकेसर होती है। इतनी बात क्लियर? स्टेमन होती है। क्लियर? कुछ इस तरीके से आप किसी पुष्प में देखोगे तो ये जो तंतु रूपी भाग होता है ये कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2 भाग से मिलकर बना होता है। अब ये 2 भाग किस तरीके से रहते हैं? कुछ इस तरीके से आप देखोगे ये जो तंतु, एक क्या होता है? तंतु रूपी संरचना। देखो माना बात क्या था, हमने कहा था कि हम जब नर की संरचना दिखा रहे हैं तो ये कौन सा भाग है उसका? पुष्पाशन का भाग है, जिसमें बाह्य दल भी थे। लेकिन हम पुंकेसर की बात करें तो इसमें देखो एक क्या होता है? तंतु रूपी संरचना निकली हुई है और इस तरीके से इसमें यहाँ पर इस तरीके की संरचना लगी होती है। ठीक है, अब देखो ये जो तंतु रूपी संरचना है इसी को हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं, यानी हम कहते हैं इसको फिलामेंट कहते हैं। क्लियर बात है? ठीक है, और ये जो आप ऊपर से संरचना देखते हो इसको हम कहते हैं क्या? परागकोश कहते हो। परागकोश यानी कि एंथर कहते हो। क्लियर बात है? ये कौन सी संरचना है? एंथर की संरचना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहाँ पर बात आती है तंतु। देखो तंतु का जो ये सिरा है जो कि पुष्पासन के समीप होता है इसे हम क्या कहेंगे? समीपस्थ सिरा कहते हैं। क्लियर? समीपस्थ सिरा होता है। और यहाँ पर जो सिरा दूर जा रहा है, इस पुंकेसर भाग से दूर जा रहा है, ये जो सिरा होता है तंतु का इसको हम दूरस्थ सिरा कहते हैं। समझ में आ गया? पुष्पासन के पास वाला सिरा समीपस्थ सिरा और दूर वाला सिरा कैसा है? दूरस्थ सिरा है। क्लियर बात हो गई है? तो हमने कहा कि जो आपका पुंकेसर भाग है वो 2 भागों से मिलकर बना है, तंतु और किसका? परागकोश। अब परागकोश की संरचना को जब हम देखेंगे, क्योंकि ये वो परागकोश है जिसके अंदर आपका किसका निर्माण होगा? यहाँ पर नर युग्मक का निर्माण होगा। तो वो कैसे कैसे होगा वो तो हम आगे स्टेप में पढ़ते रहेंगे युग्मक जनन की प्रोसेस में, लेकिन हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर ये परागकोश की संरचना होती कैसे। तो जब हम इस परागकोश की अनुप्रस्थ काट करते हैं, कैसे काट करेंगे? अनुप्रस्थ काट करते हैं। तो हमने कैसे देखा? अनुप्रस्थ काट का मतलब है कि ये आपका क्या है? माना बात ऊपर वाला जो भाग है, जैसे कि मैंने कहा ये परागकोश का भाग है। ठीक है, तो परागकोश को आपको कैसे कट करना है? ऐसे कट कर देना है और फिर ऐसे करके देखोगे आप कि उसकी संरचना किस प्रकार से है ना। जैसे हमने अपना गला ही काट दिया फिर उसके ऊपर देख रहे हैं हम ऐसे कि हाँ क्या क्या संरचना है। तो वो जो संरचना है वो परागकोश की अनुप्रस्थ काट है। तो अनुप्रस्थ काट में जब हम देखते हैं तो ये जो परागकोश होता है ना ये 2 पालियों से मिलकर बना होता है। देखो इसमें क्या हम देखते हैं? परागकोश आपका 2 पालियों से मिलकर बना होता है। तो कुछ इस तरीके से हम उसकी पालियां बना देते हैं, एक इस तरह और एक इस तरीके से। ठीक है, ठीक, ये पालियां बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई? पालियां बन गई और नीचे से क्या है? तंतु वाला भाग है। तो एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई। ये क्या हो गई? 2 पालियां आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर बात है? दोनों जो पालियां होती हैं इनको आपस में जोड़ने वाला जो ऊतक होता है इस ऊतक को हम कहते हैं क्या? संयोजी ऊतक कहते हैं। ये आपस में संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर बात है? तो परागकोश में एक पाली ये रही, दूसरी पाली आपको ये देखने के लिए मिलती है। आप चाहो तो इनको इस तरीके से हम कर सकते हैं कि एक पाली ये रही और दूसरी पाली आपको ये दिख रही है। इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 कोष्ठ उपस्थित होती है। 2 पालियों में आपके क्या होते हैं? कुछ कोष्ठ उपस्थित होते हैं, यानी कि पहली वाली पाली में भी आपको यहाँ पर 2 कोष्ठ दिखाई देते हैं, दूसरी वाली पाली में भी आपको क्या दिखाई देंगे? 2 कोष्ठ दिखाई देते हैं। ये किसकी संरचना है? कोष्ठ की संरचना है। तो अगर हम देखें कि एक परागकोश के अंदर कितने कोष्ठ उपस्थित होते हैं तो टोटल कितने होंगे? यहाँ पर 4 कोष्ठ उपस्थित होते हैं। ये जो कोष्ठ होते हैं इनका नाम होता है लघु बीजाणुधानी। इन कोष्ठों को क्या कहा जाता है? इन कोष्ठों का नाम जो है वो है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी होता है, लघु बीजाणुधानी होता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये जो लघु बीजाणुधानी होगा आगे चल करके इनसे ही किसका निर्माण होता है? इसके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इनके अंदर किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का निर्माण होगा। किससे? लघु बीजाणु के द्वारा, लघु बीजाणुधानी के द्वारा लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। ठीक है,
माइक्रोस्पोर जब आगे परिपक्व होते, ये क्या होंगे, जब परिपक्व होंगे तो ये यहाँ पर पराग कण का निर्माण करते हैं और यही वो पराग कण होते हैं जिन्हें हम पोलन ग्रेन कहेंगे, पोलन ग्रेन कहते हैं, जो कि वो आपको पुष्पों के ऊपर दिखाई देता है ना, इस पराग कोश में आपको वो पाउडर नुमा संरचना दिखाई देती है, वो असल में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। समझ में आ गया? ये पूरी प्रोसेस कैसे लघु बीजाणुधानी से आपके लघु बीजाणु का निर्माण होगा, फिर ये लघु बीजाणु कैसे परिपक्व होकर के परागकण का निर्माण करेंगे, ये सारी प्रोसेस हम युग्मक जनन में पढ़ेंगे, लैंगिक जनन की जो पूर्व अवस्था होती है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अभी हमें केवल ये समझना है कि आखिर वो पुंकेश्वर भाग में पाउडर फॉर्म कहाँ से आया, कहाँ पर है, वो किस भाग में है, परागकोश भाग में है। ठीक है, और वही जो वो पाउडर फॉर्म होती है ना, वो क्या है, बहुत हल्की होती है, हवा के माध्यम से उड़ के चली गई, जल के माध्यम से उड़ के तैर करके जा रही है। ठीक है, या फिर किसी कीट पतंग के पैरों पर वो चिपक गई, किसी मनुष्य के शरीर पर चिपक गई, या अन्य जीवधारियों के शरीर पर चिपक करके ये एक पादप से दूसरे पादप में स्थानांतरित होते हैं। इस प्रोसेस को हम परागण कहते हैं। लेकिन आपने क्या देखा, ये परागकण अगर ऐसे कीटों पर चिपक करके किसी दूसरे पादप में गया, तभी तो हमारे युग्मक स्थानांतरण की क्रिया हो गई है ना। तो फिर ये मादा शरीर में जब चला जाएगा तो ये परागकण में होता है विभाजन, और इससे आगे चल करके ही किसका निर्माण होगा, मादा शरीर में युग्मक का निर्माण होता है। तो हमें पता चल गया कि हमारी नर संरचना पुंकेश्वर में ये युग्मक का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, परागकोश में हो रहा है। परागकोश में लघु बीजाणुधानी में आप देखोगे इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे इससे लघु बीजाणु का निर्माण होगा, फिर लघु बीजाणु आगे परिपक्व होंगे तो परागकण बनेंगे, और ये परागकण किसी भी माध्यम से होते हुए मादा शरीर पर जब पहुंच जाएंगे, मादा शरीर पर पहुंचने के बाद ही इनमें किसका निर्माण होगा, इनसे नर युग्मक का निर्माण होता है। इनमें नहीं होगा नर युग्मक का निर्माण, जब मादा शरीर में पहुंचेगा तभी क्या होगा, नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत सारे पादपों में ऐसे ही होता है। क्लियर बात हो गई है? तो ये था आपका किसके बारे में, पुंकेश्वर की संरचना के बारे में, नर जननांग की संरचना के बारे में। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे की जो भी प्रोसेस आप पढ़ोगे वो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगी। क्लियर है? अब आ जाते हैं किसकी संरचना को पढ़ने, मादा की संरचना को पढ़ने। तो जब भी हम पुष्प की मादा जननांग की बात करते हैं, मादा संरचना की बात करते हैं, तो मादा संरचना का नाम क्या होगा आपका, स्त्री केशर होता है। ठीक है, और स्त्री केशर के समूह को अभी अभी मैंने क्या बताया, क्या बोलेंगे, जायांग बोलते हैं। और ये स्त्री केसर की जो संरचना होती है वो 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। कितने अंग भाग लेंगे यहाँ पर, 3 अंग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, और ये 3 अंग कुछ इस तरीके से होंगे, और आप पुष्प की मादा संरचना को भी पहचान लोगे आज के बाद। ठीक है, इसमें देखो सबसे ऊपरी भाग कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, दूसरा आपको ये पतला सा लंबा सा भाग नजर आता है, और तीसरा आपको ये अंडाकार इस तरीके से भाग नजर आता है। तो 3 संरचनाएं कौन कौन सी होती है, सबसे पहला जो भाग होगा, ये जो आपको भाग दिख रहा है, इस भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। ये कौन सा भाग हो गया है, ये हो गया है वर्तिकाग्र का भाग, जिसे हम क्या कहेंगे, स्टिग्मा भाग कहते हैं, स्टिग्मा भाग। क्लियर बात है? ठीक है, दूसरा ये जो पतली सी संरचना है, इस संरचना को कहते हैं क्या, वर्तिका बोलते हैं, यानी कि ये क्या है, बड़ी ही स्टाइलिश है, यानी कि स्टाइल बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और सबसे ये जो नीचे गोलाकार संरचना होती है, ये आपका आ जाता है अंडाशय। अंडाशय का मतलब आप सभी को ध्यान रखना है क्या होगी, ओवरी की संरचना होती है। तो 3 भागों से मिलकर के आपके मादा जननांग की संरचना बनी होती है। इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं इनके थोड़े थोड़े कार्य देख लेते हैं। देखो, किसी भी पुष्प में जब भी आप देखोगे आपको पता है कि एक चिपचिपी सी संरचना होती है ना। तो ये जो चिपचिपी सी संरचना होती है, ये स्टिग्मा, ये जो वर्तिकाग्र होती है ना, ये कैसी संरचना होती है, चिपचिपी संरचना होती है, चिपचिपी संरचना होती है। अब इसके चिपचिपेपन का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। कैसे? जब देखो मैंने अभी कहा कि जो परागकण होते हैं वो सूखे होते हैं और हल्के होते हैं, तो किसी भी माध्यम से जब ये यहाँ पर मादा संरचना के कहाँ पर पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तो इन वर्तिकाग्र पर पहुंचना, इन वर्तिकाग्र का चिपचिपा होना जरूरी है ताकि वो परागकण यहाँ पर रुक सके, वरना ऐसा हो जाएगा कि फिर से हवा चली या कोई कीट आ गया तो ये परागकण उन पे चिपक करके या उनसे उड़ करके कहीं और चले जाएंगे, है ना।
तो इसलिए यहाँ पर इस वर्तिका भाग का चिपचिपा होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि परागकण यहाँ पर रुक सके। कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद वर्तिकाग्र एक वो संरचना होगी जो आगे चल करके एक रास्ते के रूप में काम करेगी। क्लियर बात है। और अंडाशय आप सभी को पता होगा, अंडाशय यहाँ पर जब भी निषेचन की क्रिया हो जाएगी, जो हम संतति की बात कर रहे हैं ना, देखो नर युग्मक पहुंच गया, नर युग्मक फिर कहाँ जाएगा, मादा युग्मक से संलयित होगा, फिर आगे चल करके आपको पता है कि इसमें संतति क्या होगी, फल होगी, और वो फल का निर्माण कौन करता है, अंडाशय। अंडाशय निषेचन के पश्चात किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। क्लियर बात है। लेकिन आप देखोगे अंडाशय के अंदर भी एक और संरचना होती है, जिस संरचना को हम क्या कहेंगे, ये जो संरचना होती है इसे कहते हैं बीजांड। ठीक है, बीजांड का मतलब यानी कि यहाँ पर आप देखोगे ये वो संरचना है जो निषेचन के पश्चात आपके चल करके आगे चल करके बीज में परिवर्तित हो जाएगी। तो देखा, अगर निषेचन की क्रिया हुई, नर युग्मक आया, उसने यहाँ पर क्या करा, उसने यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर आया परागण क्रिया के द्वारा, फिर वो कहाँ जाएगा, ये जो बीजांड संरचना होती है ना, ये बीजांड संरचना वही संरचना होगी जहां पर क्या उपस्थित होगा, आपकी अंड कोशिका। अंड कोशिका का मतलब ये होगा कि ये क्या है आपका, यहाँ पर इस पुष्प का मादा युग्मक होता है। तो मादा युग्मक आपको पता चल गया कि पुष्प में किस भाग में मादा युग्मक की संरचना होगी, अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड, और बीजांड के अंदर उपस्थित यहाँ पर क्या होगा, मादा युग्मक होगा। तो देखिए यहाँ पर नर युग्मक आ गया, अब ये इस मादा युग्मक से जब संलयित होगा तो उसके बाद युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, है ना। और मैंने जैसा कि कहा कि जो अंडाशय होगा वो निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित हो जाएगा और आपका बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको कैसा दिखाई देगा, एक फल है, उसके अंदर बीज है और उसके अंदर भ्रूण है, तो ये आपको क्या दिखाई दी, संतति नजर आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से जो आपके पुष्प होते हैं लैंगिक जनन की क्रिया करके अपनी संतति फल का निर्माण करेंगे। तो बताइए कितने बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। सबसे पहले पुष्प की संरचना के बारे में हमने देखा, फिर हमने नर जनन नांग संरचना पुंकेश्वर की संरचना देखी, और फिर हमने मादा जननांग संरचना के बारे में पढ़ा। बताइए क्लियर। जो बच्चा नया है उन सभी का स्वागत है क्लास में। ठीक है, बताओ क्लियर हो गया है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक 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 है, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अभी तो हमने छोटे छोटे हम अपने टॉपिक क्लियर करने के लिए, ये हमारे सारे बेस चल रहा है, एक तरीके से बेस हम बना रहे हैं, है ना, ये सब भी आएगा। अब हम अगली जो क्लास होगी उसमें हम क्या देखेंगे, ये वाला जो टॉपिक मैंने कहा ना, हमें पता चल गया कि पुंकेश्वर की संरचना, लैंगिक जनन की प्रवस्थाओं में आप क्या पढ़ते हो, लैंगिक जनन की पूर्व प्रवस्था। अब देखो, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको लैंगिक जनन की प्रवस्थाएं बताई थी, सबको याद है, लैंगिक जनन की 3 प्रवस्थाएं होती है, 3 प्रवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा था कल की क्लास में हमने पढ़ा। कौन कौन सी थी, हमने कहा था एक होती है निषेचन पूर्व प्रवस्था, निषेचन पूर्व प्रवस्था थी, पूर्व प्रवस्था सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद दूसरी अवस्था थी आपकी निषेचन की अवस्था, निषेचन अवस्था, और तीसरी आपकी क्या हो जाएगी, निषेचन पश्य प्रवस्था, निषेचन पश्य प्रवस्था होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने बात करी अभी अभी, हमें अब एक पुष्प की नर संरचना मादा संरचना पता चल गई, क्लियर बात है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि आखिर उन नर संरचना मादा संरचना के अंदर युग्मक का निर्माण कैसे हो रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी इन प्रवस्थाओं के पढ़ना। पहले आएगी निषेचन पूर्व प्रवस्था, जिसमें कि हम यहाँ पर युग्मक निर्माण की क्रिया यानी कि युग्मक जनन की क्रिया पढ़ेंगे कि आखिर नर युग्मक का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, नर युग्मक का निर्माण कैसे होगा, और यहाँ पर हम देखेंगे मादा युग्मक का निर्माण कैसे होगा। क्लियर बात है, ये हम पढ़ेंगे। और इसी में हम दूसरी प्रोसेस पढ़ते हैं युग्मक स्थानांतरण की, कि आखिर ये युग्मक कैसे मादा संरचना के पास आ गया, मादा युग्मक के पास कैसे ये दोनों एक दूसरे के समीप आ गए। जब वो समीप आ जाएंगे तो फिर निषेचन की क्रिया पढ़ेंगे, और फिर निषेचन के पश्चात वही युग्मनज का निर्माण, भ्रूण का निर्माण, संतति का निर्माण, वो सब किस में आ जाएगा, निषेचन पश्यावस्था में। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो युग्मक जनन का रहेगा। पुष्प में नर युग्मक निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी, मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी, ये आपका रहेगा अगला टॉपिक। और आखिर इन युग्मक का निर्माण किस तरीके से होता है वो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं
होमवर्क दे देते हैं, है ना। आप कमेंट में आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। होमवर्क से क्या होगा, आपको याद रहेगा। तो आपको होमवर्क भी मैं साथ साथ देते चलूंगी, ठीक है। आप सभी को पुष्प के चारों भागों के नाम बताने, पुष्प के 4 भाग के नाम बताने कमेंट में। क्लियर बात है, होमवर्क करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पुमंग किसे कहते हैं, पुमंग किसे कहते हैं, ये आपने आंसर देना है, कहते हैं। और एक और टॉपिक आप यहाँ पर याद रख लीजिए कि यहाँ पर आपको स्त्री केसर के तीनों भागों के नाम बताने, स्त्री केसर के 3 भाग के नाम बताइए, 3 भाग के नाम, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पर ये आंसर को दोगे कमेंट में आपको ये आंसर देने हैं। क्लियर बात है, ठीक। तो चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है, आप सभी को बता दूं कि आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है साइंस दीवाने विद्याकुल, जिसमें लगभग 30,000 प्लस बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनके यहाँ पर इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, तो आप यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर आपको दे दिया जाता है, आप इस हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हो। क्लियर बात है, और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक गुड नाइट।